Namaste. Welcome to Urban Chatterati. This is Abhinav Prakash. And today we have with us Abhijit Iyer Mitra to discuss the recent developments at the Chinese border and the retreat of the Chinese army from the Galwan Valley and from the line of actual control. So, Abhijit, welcome to the show. Thanks for having me as usual, Abhinav. But see, when we say the retreat of Chinese from the border, we are already conceding that that line of actual control is the border. This is what the discourse has become in the country. So, how do you see the recent development at the LAC, line of actual control? Very significant, and I'll tell you why. Normally, the Chinese tactic used to be, जो हमारा है वो हमारा है, जो तुम्हारा है वो भी हमारा है. So what they used to do was, in their salami slicing, they'd come and say 4 or 5 kilometers. Then they'd set up a bunch of tents. Those tents would then slowly grow into permanent shelters. We would accept the tents initially. We won't push them back. And then what would happen is, once we stop pushing them back, they build the permanent structures, and then they'll come another 4 or 5 kilometers. So the amount of land that we lost from, say, 1998 to 2013 to 2012 is just humongous. Right. If you remember, Shyam Saran and co came up with a report about this as well, and he had to shelve it and withdraw it based on the public outcry that ensued. But we can actually show this on satellite imagery, that they actually managed to annex quite a bit of land from 1998 towards till about 2012 or so. What we have done now for the first time is that we have said, you know what, we don't accept your non-permanent structures. Get the hell back. You are not what is not what is yours is negotiable. What is ours is not negotiable. And this is the first time we've managed to do this in 70 years, which says a lot. So अभिजीत, ये बात बड़ी बोली कि 70 साल में पहली बार भारत ने इस तरीके का स्टैंड लिया कि हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और चाइना को वापस जाना होगा. जी बिल्कुल. मोदी फैक्टर अभिजीत, बिल्कुल. और ये पहली बार नहीं है जहां मोदी फैक्टर आया है. आप देखिए, डोकलाम में तो इससे भी बड़ा कमाल किया था, क्योंकि डोकलाम में जो चाइनीज कंस्ट्रक्शन कर रहे थे वो हमारे टेरिटरी में नहीं कर रहे थे, वो तो खुद अपने टेरिटरी पे कर रहे थे, और हमने जाके बोला तुम खुद अपने टेरिटरी पर भी कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे. ठीक है ना. तो ये जो कुल मिला के जो हम देख रहे हैं, ये काफी एक मस्कुलर अप्रोच है. मेरा बस एक वरी रहता है कि जब हम जो भी हम मिलिटरीली वैसे गेन करते हैं बहुत अच्छे पोस्चर से, वो कहीं वुहान कॉन्फ्रेंस में, आपको पता है वुहान कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने फिर से कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया चाइनीज ने, और उसके बाद कुछ हो नहीं पाया था. तो अब मेरे को लगता है कि ये फिर से ये वुहान की गलती नहीं होगी. क्यों? क्योंकि मोदी जी फॉरेन पॉलिसी में काफी अपने आप को सेल्फ करेक्ट करते हैं. पहली बार पाकिस्तान को मित्रता का हाथ बढ़ाया था उन्होंने. जब पाकिस्तान ने उसको नकारा, पहले 2014 में तो नवाज शरीफ सबको बुलाया था ना अपने स्वेरिंग इन सेरेमनी में, और फिर नवाज शरीफ के बच्चे की शादी के लिए भी गए थे पाकिस्तान वो. और फिर जब पाकिस्तान ने हाथ नकारा, उन्होंने बोला भाई पाकिस्तान तू जा भाड़ में, तेरे साथ ना ही तो बात करना है, ना ही तो कोई रिश्ता रखना है, ना ही तो कोई झपिया पपिया करना है, ना ही तो कोई मोमबत्ती होल्डिंग करना है, बस तू जा भाड़ में. ठीक है ना. तो मेरे को लगता है अब चाइना के साथ भी यही हो गया है कि अब वो जो भी करेंगे, हम कुछ ये डिप्लोमेटिकली कुछ वापस नहीं देने वाले हैं. दैट इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट अभिजीत. लेकिन वहां पे ग्राउंड पे क्या हुआ? मतलब कई राउंड्स की वार्ता हुई थी, काफी लोग बोल रहे थे कि वो वार्ताएं जो है सक्सीड नहीं कर रही हैं, मीडिया में काफी ह्यू एंड क्राई हो रहा था. एक पब्लिक, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है तो एक पब्लिक प्रेशर भी सरकार पे बन रहा था काफी कि आप एक्शन नहीं ले रहे हो. तो एक्चुअल ग्राउंड पे क्या हुआ है? हमने क्या लूज किया है, हमने क्या गेन किया, इसकी डिटेल्स क्या है? इसमें ना एक बहुत दो किस्म के दृष्टिकोण हैं. एक है कि पॉलिसी कंटिन्यूअस है और हमको वो लैंड वापस लेना है
जो हमने 62 में खोआ था, और 62 से पहले ही खोना शुरू कर दिया था, 56, 57, 58, 59 में ही खोना शुरू कर दिया था सब कुछ। और एक है जो कई सारे गोदी पत्रकार लोगों ने, किसके गोदी में तो आपको पता ही होगा, गोदी पत्रकारों ने जो अफवाह चलाया है कि मोदी को ब्लेम लेना पड़ेगा, जो भी लैंड उनसे पहले भी हार चुके थे, यानी कि 1998 से लेके 2013 तक जितना भी चाइनीज ने ले रखा था, उसको भी आपको कब्जा करना है। तो वो पूरा क्या कर रहे थे कि ये अफवाह फैला रहे थे कि जो लैंड 1998 से लेके 2013 तक लिया गया था, वो एक्चुअली 2014 के बाद ही लिया गया है। ठीक है ना? तो मतलब वो पिछली सरकारों का ब्लेम भी मोदी सरकार पे डाल रहे थे। एग्जैक्टली। और कह रहे थे और कि इसमें किसी भी और इसमें क्या प्रॉब्लम है उनके लिए कि हमारे को सैटेलाइट इमेजरी 2003 से उपलब्ध है, जिसमें हम क्लियरली दिखा सकते हैं कि भाई चीनी के पास क्या था और हर साल वो कितना और लेते गए करके। अब क्या हुआ कि 1998 से लेके 2000 अप्रैल 2013 तक उन्होंने काफी सारा लिया, पर अप्रैल 2013 से लेके, और मेरे को पता नहीं क्यों, ये मनमोहन सिंह जी का लास्ट ईयर था प्रधानमंत्री का, उन्होंने और टेरिटरी नहीं लिया। आप बोल सकते हैं कि लगभग नवंबर 2012 से उन्होंने और टेरिटरी लेना बंद कर दिया था। ठीक है ना? उसके बाद उन्होंने नवंबर 2019 में ही वापस यही कोशिश की कि वो और टेरिटरी लेंगे। अब उन्होंने 3 जगह पे ट्राई किया था। एक था गलवान, एक था गलवान के थोड़े ऊपर, और तीसरा था पैंगोंग जो थोड़ा इधर है। अब हर तीनों जगह पे हमने क्या किया कि हमने बोला भाई तुम जहां हो तुम वहीं रहोगे, तुम और आगे नहीं आओगे। और हमने क्या किया कि जहां से उन्होंने 10-15 साल तक कब्जा करके रखा था, उससे भी हमने उनको पीछे मुड़वाया है। यानी कि हमने कब्जा नहीं किया है, पर हमने बोला है कि आप ना ही तो उधर टेंट लगाएंगे, ना ही तो आप उधर कोई परमानेंट स्ट्रक्चर लगाएंगे। अग्रीमेंट क्या है कि नवंबर 2019 तक जहां परमानेंट स्ट्रक्चर थे वहीं तक विथड्रॉवल होगा, और जहां नवंबर 2019 में जो स्ट्रक्चर थे वो वहीं पे है, परमानेंट स्ट्रक्चर जो हैं वे वहीं पे हैं जहां वो अप्रैल 2013 में थे। ठीक है ना? तो अप्रैल 2013 से लेके अब तक एक भी स्क्वायर इंच खोया नहीं गया है। That's a very interesting point. So we have basically stopped the Chinese encroachment, which is a very, that you will land during the war, you will land during the peace kind of strategy. But could you please clarify for the people what is this finger 1, 2, 3, 4 thing which is happening out there? And because there is some journalists, some so-called defense analysts who have been peddling this propaganda that India has actually lost lots of land. So they are trying to confuse people using this finger 1, finger 4, finger 5. So could you please clarify तो it once पहले and for तो all? इंटरप्रिटेशन ऑफ फिंगर 1 to 8 तक का ही बहुत कंफ्यूजन होता है। मैं तो ज्योग्राफिकल कार्टोग्राफिकल कन्वेंशन पे जाता हूं जहां मैंने मार्क कर रखा है फिंगर 1 to 8। कई लोग क्या करते हैं कि इंडियन आर्मी का खुद का डेफिनेशन है फिंगर 1 to 8, जहां मेरा फिंगर 6 आता है उनका फिंगर 8 आ जाता है। ठीक है ना? तो अब क्या है, फिंगर जो मैं बोलता हूं फिंगर 6 है, और जहां वो बोलते हैं फिंगर 8 है, यानी कि सिरजाप के थोड़े पार, हमारे साइड से लेके सिरजाप से थोड़े पार चाइना का एक परमानेंट स्टेशन है जो उन्होंने 2006 में बनाया था। और ये काफी बड़ा परमानेंट स्टेशन है क्योंकि इसमें बहुत बड़ा एक रेडार लगा हुआ है। आप क्लियरली आज भी अगर आप गूगल मैप्स पे जाके देखोगे आपको क्लियरली दिखाई नजर आएगा। उसमें एक बंदर भी बना के रखा है जहां ये एम्फिबियस क्राफ्ट्स जो हैं वो डॉक हो सकते हैं एंड ये सब। अब डील में क्या हुआ है कि चाइना वापस उधर तक जाएगा, उस रेडार स्टेशन तक जाएगा जो
ये लोग कह रहे थे फिंगर 8 है और जो मैं कह रहा था फिंगर 6 है, ठीक है ना। अब अगर आप देखेंगे 62 में बैटल ऑफ सिरजाप हुआ था, ये इस फिंगर 6 के थोड़े आगे ही हुआ था। अब वो वापस गए फिंगर 6 के पार। तो मैं पूछ रहा हूं कि किस मैप के तहत आप बोल रहे हो कि वो आगे आ गए हैं? क्योंकि अगर आप 1998 से, मैंने ये ट्वीट भी करके रखा है, 1998 जब हमने फौजियों को इधर से निकाल के कारगिल में कारगिल के युद्ध में लड़ने के लिए मूव किया था, तब चीनियों ने आके बिल्कुल फिंगर 4 तक, और फिंगर 4 का इंटरप्रिटेशन सभी अग्री करते हैं, मेरा फिंगर 4 उनका भी फिंगर 4 है, उन्होंने वहां तक एक ट्रैक बनाया था। और 2004 या 5 में उन्होंने उस ट्रैक पे एसफॉल्ट लगाया था, यानी कि कच्चे रोड को पक्का रोड बना दिया था। अच्छी तरह से नहीं बनाया था, पर बनाया तो जरूर था। अब इसमें क्या होता है कि ये लोग बोल रहे हैं कि भाई वो आज ही आना शुरू किया, उन्होंने नवंबर 2019 में ही आना शुरू किया। कहां से भाई? इमेजरी तो दिखा रहा है साफ साफ कि वो उधर कब से उन्होंने रास्ता बनाया है। ये हैरानी की बात है, ये लोग बोलते हैं कि हम पेट्रोल करते थे उधर। देखिए भाई, ये घर बनाना और पेट्रोल करना अलग बात है। अगर मैंने घर बना ही दिया और आपने रात में आके चोरी से आके मेरा कोई कॉफी या टी या चीनी या हीरे जवाहरात चोरी कर लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा प्रॉपर्टी आपका प्रॉपर्टी बन गया। आप चोर हैं और घर मेरा ही है। चीन ने उधर रास्ता बनाया था, यानी कि फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड, यानी कि उधर कंस्ट्रक्शन कर रखा था और आप बस पेट्रोल कर रहे थे। पेट्रोल इज नॉट कंट्रोल, इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंट्रोल, ठीक है ना। तो ऐसे ही सिचुएशन था। तो ये ना हमेशा ये लोग जो हैं ये गोल पोस्ट शिफ्ट करते रहते हैं। अब बोलेंगे कि भाई नहीं नहीं नहीं, ये फिंगर 6 की हम बात नहीं कर रहे थे, ये फिंगर जो उनके लिए फिंगर 8 है, फिंगर 8 की बात नहीं कर रहे थे। फिंगर 8 तो बहुत बाद में आया था। एक्चुअली क्या है कि लासा तक हिंदुस्तान का है, आपको पूरा लासा तक जाना पड़ेगा। Yes, so I think वो debate चलता रहेगा अभिजीत, but when we look at this achievement and we're seeing that the videos are being released, the Chinese army is retreating, it's going back, the tanks are being withdrawn, it looks very similar to what happened before the 1962 war. So और क्या घबराहट की बात है कि जो भी हम देख रहे हैं 100 किलोमीटर अंदर जो चाइनीज प्रेपरेशन कर रहे हैं, वो बहुत ही जबरदस्त एक बड़े से युद्ध के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं। और इसमें मेरे को क्या घबराहट है कि ये एक टैक्टिकल विथड्रॉल है, और जब वो वापस आएंगे कुछ कांड करके ही रखेंगे। पर अच्छी बात क्या है, क्योंकि हम आईबॉल टू आईबॉल कॉन्फ्रंटेशन नहीं कर रहे हैं, हमको थोड़ा सा टाइम मिलेगा देखने के लिए कि वो कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं करके। और आज तो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से आप बोल ही सकते हो कि 2-3 दिन उनके आने से पहले कि आप बोल सकते हो कि ये करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं करके। तो मेरे को थोड़ी सी घबराहट भी है, क्योंकि ये चीनियों का चीनी जब हारते हैं कभी हार नहीं मानते, वापस आएंगे वापस आएंगे वापस आते ही रहेंगे। तो इसमें भी प्रॉब्लम है, पर आई एम कॉन्फिडेंट कि लोग जो हमारा सिक्योरिटी मैनेजमेंट कर रहे हैं वो जानते हैं कि क्या हो रहा है, क्या करना है करके। क्योंकि देख लीजिए, ये उनका दूसरा विक्ट्री है। उन्होंने डोकलाम में भी विक्ट्री हासिल की थी, और डोकलाम के समय तो मैं उस समय तिब्बत से कवरेज करा था, कोई भी इंडियन रिपोर्टर गया नहीं था तिब्बत, मैं तिब्बत में था, उधर से कवरेज करके मैंने वापस आके लिखा था। और जब मैं बीजिंग में था उस टाइम पे, चीन को जेन्युइनली, जो चीन का जो मिलिट्री लोगों से जो मिला मैं बीजिंग में, उनको हैरानी थी कि हुआ क्या है। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि पहले तो हम आते रहते थे, लेते रहते थे और कोई कुछ बोलता नहीं था। बिना बुलाए शादी में जाके खाना खाओ और कोई बोले ना, जब लड़की वाले बोले बोलो कि मैं लड़कों वाले के साथ हूँ, जब लड़के वाले पूछे तो बोलो कि मैं लड़की वाली के साथ हूँ। ऐसे करके वो हड़प किए जा रहे थे, हड़प किए जा रहे थे। हॉस्टल वाले बहुत करते हैं कॉलेज में। हॉस्टल वाले, जेएनयू हॉस्टल वाले तो बहुत ही ज्यादा करते हैं, भूखे नंगे लोग। तो ये अब क्या हुआ कि इस बार
लड़के के साइड से और लड़की के साइड से दोनों ने आके किसी ने उनको पूछा और उनको बहुत ही शर्मिंदगी हो रही थी, भाई हो क्या गया है उधर। तो कुछ तो उनको ठेस पहुंचा था 217 में जब वो पूरा डोकलाम ये हुआ था। इस बार भी उनको एक किस्म से लगा है, चोट लगी है। पर आप देख लीजिए डोकलाम के बाद उन्होंने फिर से लद्दाख में कोशिश की और इस बार लद्दाख में थोड़ा ज्यादा कोशिश किया डोकलाम से ज्यादा। अब जो मैं देख रहा हूं चीन में हो रहा है, तिब्बत में हो रहा है, चीन में नहीं तिब्बत में हो रहा है, स्वाधीन तिब्बत में हो रहा है। मेरे को लगता है अगली बार थोड़ा ज्यादा ही करेंगे। So what you are saying is very important. You are basically saying that after the Modi government came to power, the rules of engagement at the line of actual control has changed, right? And the Chinese and the Chinese are so far not being able to devise a counter to it. But why is that? You know that people are not crediting Narendra Modi for this thing. You are a harsh critic of Modi. Everyone knows it, but you are willing to say that this is something which Modi has done really good. Because my criticism of Modi is not personal. It has to do with my dislike of policy. It's not to do with dislike of an individual. The problem with these so-called critics is that for them, Modi can do no right. Okay, for them, they're all mediocrities born, bred, and incentivized by a Congress ecosystem. And they want a certain kind of politics. They want that access to power. They want their freebies and goodies and whatever. So whatever Modi does, tomorrow, if he ends up going to Beijing, assume in some fantasy battle land, he ends up conquering Beijing. All the way, the Indian army lands up in Beijing. We take Xi Jinping and parade him in chains on the Republic Day parade on 26 January. Assume, like a Roman, a triumph. They will still say, look, Modi is such a big human rights violator. He took Xi Jinping in chains and paraded him in Delhi. India has lost its moral supremacy, and India has lost the soft power goodwill it had built up. There's absolutely no making these people happy. Okay? So I just think it's a waste of time talking to them. I think it's a waste of time even referring to them or using them as a point of reference for anything. Okay, but where does that leave India? Because you see, in the past several decades, India is the only country which has forced the China to retreat. India is the only country in the past several decades which has actually killed Chinese soldiers and which is now rolling back the Chinese technological imperialism. So what is the international context? What's happening in the let's say the Western capitals, how they're looking at this Indo-China rivalry now? So I don't think the West is paying too much attention to this at the moment because look, with Biden, with America, there are huge internal rifts at the moment, right? Nobody is actually focusing on China anymore. And all the urgency that had developed during COVID of finding an alternative to China, that seems to have ebbed now. You remember I had predicted somewhere that this was just talk. This was just emergency talk. Once it ended, Chinese money power would buy their silence. It would also buy their compliance. And that's what we're seeing. I mean, you've had President Biden today, early this morning, in a town hall, say that the Uyghur genocide by the Chinese state is okay. It's just a cultural norm. Now, I don't know what is bad, that he was justifying it or explaining it. Because if he was explaining it, then he was being a white supremacist saying that it's natural for the Chinese to kill other people. Right? So I don't know what is worse. I think all our fears of Biden being compromised to China are beginning to come true. I think it will get worse and worse as things go on. Because remember, big business has backed Biden in a huge way, and big business is compromised because big business has a huge finger in the Chinese pie. Tell me, where would Bezos be without cheap Chinese production? Right? Where would Apple be without cheap Chinese production? Their profit margins would be far less. Where would any of these people? Why does George Soros fund things in every country except China?
Yeah, why? Right? China? Apparently, democracy ends where China begins for George Soros. It's like when he sees the map of the world, he sees India and then he sees a great ocean, and then only Japan is visible. China is apparently sunk under the ocean. But what about the Europe? The recent Chinese European Union trade deal, is Europe also lost to Chinese influence forever? Yes and no. See, what you'll see is with Europe, they have a very good way of not allowing defense technology to go to China. They do have certain educational and technology curbs that they don't give China. They are willing to, technology has two elements to it, the how and the why, right? And China still has to come to Europe, set up shop in Europe, get European scientists to research a product, and they buy the researched product. They get the how, but they never understand the why. And unless you understand the why, you can't really transfer that technology. So the Western technology lead over China is always going to remain. The question is, how far will China undermine uh, Western government through their capitalists? Because one of the pitfalls of the rule of law is the impunity that industrialists have entering politics. And that's no different from feudal Europe, where for a different set of reasons, it wasn't the rule of law, it was the power of the feudal lords that prevented the king from taking any action against them if they went against the interests of the king. Right? And what invariably used to happen was that the king used to be captured, taken hostage, or become a puppet to the feudal lords. Everybody celebrates the Magna Carta as this big achievement of freedom and whatever. It was actually the feudal lords enforcing feudal rights, and the repression of the British presence actually became worse after the Magna Carta than it was before the Magna Carta. You're seeing that typical return to early feudalism. And that's a very, very scary thing. And China is just exploiting it to the hilt. Okay, I mean that's something which we'll have to see how the Western democracies fare in the future, because they are under stress. Some countries like France are trying to fight back, but we don't know how successful they can be. But Abhijit, final question: where does this entire thing leaves our great love of Ganga Jamni Tehzeeb crowd? Where does it leave Pakistan? Pakistan, I'm actually enjoying what's happening to them, because the pressure on Pakistan to deliver on CPEC, as somebody explained it to me, it's not the China-Pakistan economic corridor, it's the China-Pakistan enslavement corridor. And I'm enjoying it because what the Pakistanis are realizing is the Chinese aren't as forgiving as the Americans. You can be complicit in the killing of American soldiers and America will still forgive you. The Chinese, if you don't pay them for a single glass of tea, they will never forgive you. Pakistan is beginning to realize that. And I'm, like somebody once said, I wish China upon Pakistan and Pakistan upon China. So any increased Chinese attention on Pakistan must be welcomed and applauded. Well, today's a story in the Nikkei Asia that China is now trying to assert greater political control over Pakistan, and via the CPEC. So they're basically saying either pay us the money or give us more say in the affairs of your country. Absolutely. So do you think Pakistan will turn on China as well, because that's the nature of the Pakistan? What you're going to see is they won't turn on China entirely. They will start killing Chinese contract laborers. They will stage hostage situations and things like that and make it simply impossible for the Chinese to function. And then what will happen is the Chinese will demand that Chinese troops go in to protect whatever. But before that, what will happen is the Pakistanis will say, allow our troops to protect you. And every time, and they're quite happy to lose troops. For them, troops are like cannon fodder.
So they will stage a few suicide bombings and this and that, in which a few hundred Pakistani troops will get killed. And they'll turn to China and say, don't blame us. We too are victims of terrorism. Pakistan is the biggest victim of terrorism. But do you think that then the fate of POK would be sealed because China will effectively take over POK? I still have faith in Pakistan to screw the Chinese over. Same here. Yeah. The Pakistanis are very adept at screwing people over. So they're desis, bro. They're just desis like us. Yeah, basically the desis like us. They're actually more crooked than us. So yeah, so I'm actually salivating at the prospects. I have to tell you, as much fear as I feel of a Pakistan-China compact, the amount of academic literature I can produce from it, it's sort of like Kamadhenu. It's the cow that never stops giving. Okay, so we'll have to wait and see, but definitely any such unraveling of Pakistan because of Chinese intervention will have its deep impact on India as well. But let's see how it plays out in the future. Thank you, Abhijit, for talking to us. And thank you, audience, for listening to us. Please do not forget to join, subscribe, and press the bell icon. I have done that, Abhijit, for the first time. Well.